अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये परिवर्तन संसार का नियम है और पैसा संसार में विनिमय का साधन, टू एक्सचेंज मनी टू मटेरियल, कॉमन इंस्ट्रूमेंट, बाकी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये, इंसान को जिंदा रखने का काम तो कुदरत ही करती है, क्योंकि वही हवा, पानी और खुराक सप्लाई करती है। इसके बिना कोई भी जीव सरवाइव रह सकता है। और जब बॉडी मिली तो बाकी तो कर्मों के भुगतान है। क्या है? भुगतान। और कर्मों के भुगतान का साइंस है, काफी माइक्रो है। माइक्रो समझते हैं? छोटा, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। और इसीलिए ये कर्मों का जो विज्ञान है, जो तीर्थंकर भगवंतों ने जो बताया है, इससे भी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि कई सारी बातें शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या करेंगे? और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। जितना बयान कर सकते थे उतना किया, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, मगर उनकी एक्चुअल प्रोसेस है वो नहीं बता सके, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। समझ में आया? तो जहां तक कर सकते हैं वहां तक करते हैं, बाकी अनुभव का विषय होता है। क्या होता है? जैसे हम डॉक्टर में पढ़ेंगे तो जितना पढ़ाया जा सकता है इतना आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर के माध्यम से, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। मगर ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में पास होने के बाद भी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर के पास एक्चुअल ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल ट्रेनिंग में बुक्स नॉलेज के अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो डॉक्टर ही सिखाता है, वो किताबों में नहीं होता है। तो इसीलिए हर चीज में प्रैक्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल इज प्राइमरी एंड प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर लोग आज इस कलयुग के अंदर थियरी में ही डूबे हुए हैं, प्रैक्टिकल में जाते ही नहीं है। खास करके सामाजिक और धार्मिक में प्रैक्टिकल में नहीं जाते। समझ में आया? भौतिक में जाते हैं, डीप जाते हैं, खास करके रिसर्च के सब्जेक्ट में, अलग अलग फील्ड में। मगर ये जो सोशल लाइफ है और ये धार्मिक लाइफ है, उसमें बहुत डीप जाने की आवश्यकता है। हमारा रूट कहाँ है, मिस्टेक कहाँ से होती है, ये नहीं मालूम हमको। इतना अभी पढ़े लिखे होने के नाते भी हम इतने सारे कंट्री होते हुए भी उसमें से पढ़े लिखे सीख नहीं सकते। ये तकलीफ। कोई भी विश्व के अंदर आरक्षण है? विश्व में कोई कंट्री में आरक्षण है? रिजर्वेशन नहीं, यहाँ है? यहाँ पे है। अभी अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल पास किया कि उसको हटा दिया जाए। हटा दिया जाए? नहीं था अभी? अब हटाए। हर कॉलेज, स्कूल, हर हर जगह, काम की जगह, इंस्टीट्यूशन सब दूर। पर इतना आपके यहाँ रिजर्वेशन का जो प्रॉब्लम है वो कोई पब्लिक इश्यू तो नहीं था?
और नहीं कभी पॉलिटिकल व्यक्तियों ने इसको उठाया है। नहीं, पॉलिटिकल ने ही उठाया। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारे यहाँ जी राइट्स होते हैं उसके ऊपर, आरक्षण के ऊपर, हाँ, और पॉलिटिकल व्यक्ति उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं हाँ, कि हम सत्ता में आएगा तो आपको 5% आरक्षण देंगे, आपको देंगे, मतलब उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। हाँ। और यहाँ अगर नहीं बेनिफिट होता है तो मार्च निकालते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही चल यहाँ ऐसा करते हैं। अब वो उसने गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब रूलिंग चेंज की है, पता नहीं क्या होगा उसका, बट उसका पब्लिक कारण- में तो अभी भी वही है गवर्नमेंट इश्यू। यस, उसका कारण है कि यहाँ पर जो अफ्रीकन लोग थे उनको स्लेव के बतौर शिप में लाया गया और उनको बड़ी गंदी कंडीशंस में एक कमरे में 20 जने को रख के काम Yes. करवाया गया। हम्म। और थोड़े साल माने कि 1960 के पहले स्लेव रखना लीगल था हम्म, और कि काले गोरे में बहुत भेद था कि गोरे लोग बस में आगे बैठेंगे, काले को पीछे पीछे बैठेगा, उनको कॉलेज उनका अलग होएगा, स्कूल अलग होएगा, सब कुछ अलग होएगा, उनका चर्च अलग होएगा, ऐसा उनको लोअर कैटेगरी का माना जाता है। समझ गया। तो अभी उसके बाद जैसे मार्टिन लूथर किंग हुए, यस यस, और उस वक्त ये मूवमेंट चला, वो तो बहुत साल हो गए। हाँ, तो तब से ये मतलब बड़ा हम लोग को मेहनत करनी पड़ी इस मनवाने के लिए कि वो वोट कर सकते हैं, वो स्कूल जा सकते हैं, कोई भी, बस में बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अ कॉमन मैन। इक्वल होने का। यस यस, तभी तो क्या हुआ कि जैसे नाम के लिए तो सभी इक्वल है, जैसे भारत में भी नाम के लिए सभी इक्वल है, राइट, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको मौका कम मिलता है कुछ भी करने का। तो ये थियोरेटिकली ये बात सही है, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, उन्होंने अपने वोट के खातिर उनको दबाई रहने दिया, वही तो मैं कहता हूँ, यूज किया, यूज किया, पॉलिटिकल यूज किया, यहाँ पर भी किया। या तो कहीं में भी, मगर आज ज्यादातर, मेरे ख्याल से ज्यादातर कंट्रियों में ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं, यहाँ ये एक डेमोक्रेसी है ना, भारत भी डेमोक्रेसी है और ये भी, इसलिए इन नहीं, दो डेमोक्रेसी तो वैसे बहुत से सारे कंट्री में है, हाँ, मगर इस प्रकार के, जरा कि आप यूके में जाओ तो यूके में ऐसा है। नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या है कि वहाँ पर सोसाइटी के बहुत यूनिफॉर्म सोसाइटी है, जैसे कि यहाँ पर हर जगह के लोग को पूरी फ्रीडम है यहाँ पर, और इंडिया में भी, इन दो कंट्री के अलावा कहीं भी और इतनी फ्रीडम सारी जनता को नहीं है, भले वो ऊपर से कहे या ना कहे, ऐसा है। क्योंकि वहां पे जैसे नीदरलैंड ये सब वो सब जगह है, वहां पे उन्हीं के लोग रहते हैं अक्सर, वो ही है वहां पे, ये सवाल नहीं है कि ये काला है, गोरा है, ब्राउन पर है तो बहुत कम है, तो कम मतलब वो है, कोई percentage उनका कोई wise। शौक नहीं है। तो जैसे कि अभी देखिए कि फ्रांस में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने कितना जलाया सब कुछ, किसने जलाया? मुस्लिम लोगों ने। तो 150 साल पुरानी लाइब्रेरी को जला, 150 years ago। पर किस लिए? क्योंकि उन्होंने उनको आने दिया, उनको बढ़ने दिया, उनको मदद करी। अब एनीवे, सॉरी, तो कोई बात नहीं, इट्स ओपन डिस्कशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ सके, किसी ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया था एट दैट टाइम, राइट, आज तक हम समझ नहीं पाए। आप समझे ना? और अभी यूसीसी का लाना चाहते हैं, यूनियन सिविल कोड, for each and every person is equal, no discrimination by the caste and religious। आप भारतीय हैं तो आपके लिए एक ही कानून होगा, ये लाना चाहते हैं, संघर्ष तो होगा ही। तो कहने का मतलब इससे ओवरऑल देश को कितना नुकसान होता है, दैट ये पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते हैं ना, अपने स्वार्थ के कारण नहीं समझना भी नहीं चाहते। और फिर पॉलिटिकल व्यक्ति इसे माहौल भी बना देती है
तो कहीं वर्ग यहाँ आ जाता है, कहीं वर्ग यहाँ आ जाता है, और फिर ऐसा भी बोल देता है कि कास्ट का नाम बोल देंगे या पार्टी का नाम बोल देंगे तो मतलब ये कॉम्युनल हो गया है। जी अभी आप समझे हाँ कि आप हिंदू को बढ़ावा देंगे तो बीजेपी पावरफुल हो जाएगी, मुसलमान को बढ़ावा देंगे तो कांग्रेस पावरफुल हो गई, ऐसा बना दिया है। भाई देश को पावरफुल होने दो ना, ये अंडरस्टैंड नहीं, मगर ये गुमराह कर रहे हैं ना। तो मैंने यही कहा कि आज भी हिंदुस्तान में अभी तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, लेडीज जेंट्स सब, मगर छोटी छोटी बातों में रूट में नहीं जाते समझने के लिए। We are for the whole country. It's not like an individual, like a caste or state or cities. ये सब्जेक्ट नहीं है देश का सब्जेक्ट है। छोटी छोटी बातों में हम झगड़ते हैं। एथिक के ऊपर होता है तो करेक्ट है। तो हमारी सोच बहुत, आज मैंने देखा, ये तो मैं सोशल बात कहा, ऐसे स्पिरिचुअल में देखा, इतने सारे धर्म होना ये कोई गलत बात नहीं है, मगर धर्मों में कट्टरता होना ये तो गलत है। समझ में आया? हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी का अच्छा नहीं है, या तो लो कैटेगरी का है, ये बताना कितना कितना बुरा है। इसमें हम तो डिवाइड हुए, हमारी ताकत कमजोरी हुई ना, छोटी छोटी बात है, इम्पैक्ट कितना आता है। तो प्रश्न ये है, तो ये क्योंकि विजन छोटा है, एजुकेशन है मगर दृष्टि नहीं है, ब्रॉड विजन नहीं है। इन सम ऑफ द फील्ड, इन अ सोशल, इन अ रिलीजियस, ब्रॉड विजन नहीं है कि हमको कितना नुकसान होता है। आप समझे? तो कहने का मतलब इतना सारा अज्ञान पड़ा हुआ है हर फील्ड के अंदर हमारे पास, और खास करके जब एक ही कंट्री के अंदर इस प्रकार का माहौल होता है, तो आध्यात्म ये कहता है आपका विजन बहुत ब्रॉड बनाओ, तभी आपको समझ में आएगा फैक्ट क्या है। प्रश्न ये नहीं कि आप रामकृष्ण, महावीर, शिव, स्वामीनारायण किसी को नहीं मानो। प्रश्न ये है कि आप यू कैन प्रोजेक्ट ऑल द ग्रेट पीपल एज अ ग्रेट पीपल, नॉट एज अ डिवाइडेड, नॉट एज अ डिविजन। सबको रिस्पेक्ट करो, और जहां से आपको प्राप्त करना है करो। यहां से भी राम के ज्ञान से भी मोक्ष में जा सकते हैं, कृष्ण के ज्ञान से भी मोक्ष में जा सकते हैं, महावीर के ज्ञान से भी जा सकते हैं, शिव के ज्ञान से भी जा सकते हैं, स्वामीनारायण के ज्ञान से जा सकते हैं। कौन मना करते हैं? बात कोई भी अपनाओ, डेस्टिनेशन इज सेम। मगर हम इस प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें जब आप छोटे छोटे धर्म के अंदर सर्कल बना के आप सबको इसमें सर्कल में रखते हैं, और फिर कहते हैं मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता हूँ, इज इट पॉसिबल? ये बात है। तो हमारा विजन बहुत छोटा है, और ये जो आध्यात्म मार्ग की जो हमने शुरुआत किया है वो विजन ब्रॉड बनाने के लिए किया है। सभी लोग मोक्ष में जाए ऐसा जरूरी, मगर विजन तो बड़ा बनाओ। हम छोटे विजन से ही तो टूट गए। आप समझे ना? ट्रेनिंग, जो एक महाशय ने मेरे को बहुत साल पहले प्रश्न किया था कि बड़ी फैमिली होना और छोटी फैमिली होना, तो छोटी फैमिली होना तो अच्छी बात है, इजीली हम 1 2 3 4 व्यक्तियों के साथ मैनेज कर पाते हैं। तो 25 व्यक्ति या उससे ज्यादा के परिवार है, एक ही साथ रहते हैं, तो वो टफ होता है मैनेज करना सबके साथ। तो उस समय मैंने कहा था, अगर एक फैमिली के अंदर 25-30 व्यक्ति रहती है, उसमें एक बच्चा पैदा होता है फैमिली में, तो वो बच्चा 5 साल से लेके 15 साल तक इतनी 25-30 खोपड़ियों के इतना ट्रेन हो जाता है, वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा तो पीछे नहीं पड़ेगा। यस और नो? और परिवार के लोग में राग द्वेष थोड़े होंगे, कनिंग तो नहीं होंगे ना। राग द्वेष थोड़े मोटे डिफरेंसेस तो रहेंगे,
मगर ये मेरा परिवार का हिस्सा है, वो तो स्वीकार करेंगे ना। तो ये गड़तर बंद कर दिया, अभी छोटा परिवार बना दिया। अभी आपको बाहर गड़तर करना है तो आपको फ्रेंड्स का हेल्प लेना है, नेबर का हेल्प लेना है, थर्ड पार्टी का हेल्प लेना है। वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। रिस्क है, यस और नो। तो इसीलिए वो बड़ी जरूरी है। परिवर्तन होता है वो ठीक बात है, सोचने की बात है कि बड़ी परिवार में जो बच्चा मैच्योर हो जाता है वो जीवन में कभी भी वो कोई भी जगह पे वो हार नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं रास्ता उसको निकल जाएगा, क्योंकि उनके पास फिजिकली मेंटली एबिलिटी है टू फेस द सर्कमस्टेंसेस। हम भारतवर्ष के लोग विश्व में कहीं जाते सर्व क्यों होते हैं? क्योंकि हम ट्रेन हो चुके हैं। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वी आर लिविंग। एक दिन भूखा रहना है या तो वीक में हर रोज एक ही दिन खाना है तो भी हम रह सकते हैं, एंड विदाउट कंप्लेन। यूज्ड टू है, ट्रेन है। आप समझे? तो कहने का मतलब, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे अध्यात्म का मतलब होता है आपका विजन इतना बड़ा बनाओ ताकि आप हर अवस्था को डाइल्यूट कर सको, डाइजेस्ट कर सको एंड डिसॉल्व कर सको विदाउट इंटरनल सफरिंग। आउटरनल तो रहेगा, ये आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अवस्था खुद ही एंड वाली होती है, कोई भी। और एंड वाली अवस्था एंडलेस को कैसे डिस्टर्ब कर सकती है? कर सकती है। मगर हमने एंड वाली अवस्था की वैल्यू इतना बढ़ा दिया कि जो एंडलेस है उसकी वैल्यू नहीं रखे। फिर क्या करें? तो मिस्टेक तो हमारी है ना, दोनों है, एक शाश्वत भी है और टेम्पररी भी है। आपने वैल्यू इतनी बढ़ा दिया इसकी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, फिर आप खुद ही डिसॉल्व हो जाएंगे पजल में। तो ये ब्रॉड विजन की बात है, और इसीलिए मैंने दुनिया में जितने जितने धर्म है वो सभी धर्मों का मैंने बारीकाई से स्टडी किया है, टीनेजर्स था तब, और यही देखा मैंने, कोई धर्म गलत नहीं है। धर्म में लिखा है वो भी गलत नहीं है, मगर आज के जो प्रेजेंटेशन करने वाले धर्म गुरु हैं वो इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं जिसमें कट्टरता उत्पन्न होती है और वर्तुल बन जाता है, फिर आदमी बाहर निकल सकता है नहीं। तो दिस इज नॉट करेक्ट वे। और कुदरत ने तो हमको सिखाया है, हम सबको सिखाया है कि आगे चलना है, और आगे चलना है तो पीछे का स्टेप छोड़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना है तो एक एक स्टेप छोड़ोगे तभी तो ऊपर चढ़ सकोगे। स्कूल जाते, कॉलेज में जाते हैं, 5वीं में पास होगे तभी 6ठी में जाओगे, 6ठी में पास होगे 7वीं में जाओगे। यही प्रोग्रेस का मार्ग है, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है। हम 5वीं कक्षा में 6ठी कक्षा में जाएंगे तो 5वीं कक्षा का टीचर, क्लास, किताब सब छोड़ देंगे, तो क्या इंसल्ट है? दिस इज वे टू प्रोग्रेस, यही तो बात है ना। मगर धर्म में ऐसा नहीं सिखा। 50 साल 60 साल जो भी एक किताब वही पकड़ो, और कोई देखने की, सोचने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको वर्तुल बना दिया। तो ये मैं इसको कहता हूं कि ये एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। इसके कारण व्यक्ति कभी यूनिवर्सल ट्रूथ जान ही नहीं सकते। समझ में आया? फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई भी धर्म की बात, जब धर्म में कट्टरता लगा दिया और सर्कल लगा दिया फिर प्रगति संभव नहीं है।